जब रूस ने 2022 में यूक्रेन पर अटैक किया तो वेस्टर्न मीडिया का ख्याल था कि वो जो रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं वो उसे बहुत जल्द घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी। CNN, BBC और दूसरे न्यूज चैनल्स की ये हेडलाइंस थी कि रूस की इकोनॉमी चंद दिनों में बर्बाद हो जाएगी और पुतिन के पास पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। लेकिन आज 3 साल गुजरने के बावजूद रशिया न सिर्फ अपनी जगह डटा हुआ है बल्कि उसकी इकोनॉमी पहले से भी ज्यादा मजबूत है। 2023 में रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 3.6% थी और 2024 में ये ग्रोथ 4.1% तक पहुंच गई। अनएम्प्लॉयमेंट रशिया की हिस्ट्री की सबसे कम सतह पर आ गई है और इतनी सैंक्शंस के बावजूद रशिया ने 2024 में अपना ऑयल और गैस बेचकर 220 अरब डॉलर से भी ज्यादा कमाया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन और पूरे वेस्ट के खिलाफ 3 साल तक अकेले लड़ने के बावजूद रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो यूक्रेन की ईस्टर्न और सदर्न साइड पर भी कब्जा कर लिया है। बड़े बड़े दावे करने वाले नेटो लीडर्स आज सर जोड़ कर बैठे हैं कि उनकी कंबाइंड इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के बावजूद वो रशिया को क्यों नहीं रोक पाए और कैसे रशिया ने अकेले पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को शिकस्त दे दी है। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? इतनी पाबंदियों के बावजूद भी रशिया की इकोनॉमी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? आज की वीडियो में हम रशिया की उन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने दुनिया के पावरफुल तरीन मुल्कों को भी चकरा कर रख दिया है और यही स्ट्रेटजीज शायद रशिया को दोबारा वर्ल्ड सुपर पावर भी बनाने वाली हैं। यहाँ मैं एक बार फिर आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे न सिर्फ हमारी वीडियोस की रीच ज्यादा होती है बल्कि हमें मजीद ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन भी मिलती है। आज रशिया जहां खड़ा है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा। रूस पर सैंक्शंस कोई नई बात नहीं है। 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा किया था तब से वेस्टर्न कंट्रीज रूस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं ताकि उसकी इकोनॉमी को डैमेज करके उसे दुनिया में अकेला कर सकें। शुरू में तो इन सैंक्शंस ने रशियन इकोनॉमी को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचाया और रूबल की वैल्यू भी गिर गई। लेकिन फिर फरवरी 2022 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। इस अटैक के जवाब में वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस लगा दी। अमेरिका, यूरोप, यूके, कनाडा और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन बैंक्स को ब्लॉक कर दिया और रशिया के यूरोप में पड़े 300 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स भी फ्रीज कर दिए गए। फिर इससे भी एक कदम आगे जाकर वेस्ट ने रशिया के एनर्जी सेक्टर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अमेरिका ने रशियन ऑयल, गैस और कोल की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और इसी को देखते हुए यूरोप ने भी रशिया से ऑयल और गैस की इंपोर्ट कम करना शुरू कर दी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोप की 40% एनर्जी सप्लाई रशिया से आ रही थी। तो शुरू में तो इन सैंक्शंस का रशिया पर अच्छा खासा असर पड़ा। ऑयल की प्राइस $130 पर बैरल से भी ऊपर चली गई। रशियन रूबल कोलैप्स कर गया और रशिया में हर तरफ पैनिक फैल गई। सब एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट करने लगे कि अब बस रशिया कोलैप्स करने वाला है। यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि रशिया ये सैंक्शंस नहीं सह पाएगा। सारा वेस्टर्न मीडिया भी ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि रशियन इकोनॉमी बस चंद महीनों में कोलैप्स करने वाली है। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। रूस कमजोर होने के बजाय बहुत तेजी से अडॉप्ट करने लगा। उसकी इकोनॉमी नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगी और यहीं पर सबके दिमाग में ये सवाल आने लगा कि आखिर रशिया ने इतनी जल्दी अपनी इकोनॉमी को उठाया कैसे है? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिन्होंने सारी वेस्टर्न प्रेडिक्शंस को गलत साबित कर दिया था? तो चलिए एक एक करके इन सब स्ट्रेटजीज को समझते हैं। रशिया की इकोनॉमी सक्सेस में सबसे बड़ा फैक्टर था एनर्जी एक्सपोर्ट्स। रशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। जब यूरोप और अमेरिका ने रशियन ऑयल को बैन किया तो रशिया ने बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई। उसने यूरोप से हटकर एशियन मार्केट स्पेशली चाइना और इंडिया को ऑयल और गैस सप्लाई करना शुरू कर दिया। इन कंट्रीज को बड़े बड़े डिस्काउंट्स और डील्स दी गयी और इसी का नतीजा ये हुआ कि 2024 में चाइना और रशिया का ट्रेड $240 बिलियन तक पहुँच गया। इंडिया जो पहले रशिया से बहुत कम ऑयल इंपोर्ट करता था, इट हैड नाउ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ रशियन ऑयल। 2022 में इंडिया की रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स 0 थी, लेकिन 2024 में वो 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे पर पहुंच चुकी थी। इसी दौरान रशिया ने एक और बहुत जबरदस्त टैक्टिक भी यूज किया और वो था शैडो फ्लीट बनाना। ये एक ऐसा खुफिया समुद्री बेड़ा था जिसमें 400 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स थे और ये वेस्टर्न
सैंक्शंस की पकड़ से बाहर थे। असल में शैडो फ्लीट एक खुफिया शिपिंग नेटवर्क होता है जिसमें ज्यादातर ऑयल टैंकर्स होते हैं। ये ऑयल टैंकर्स आम शिपिंग कंपनीज के बजाय ऐसी गुमनाम या छोटी कंपनियों के जरिए चलाए जाते हैं जिन पर वेस्टर्न लॉज या सैंक्शंस अप्लाई नहीं होते। ये ऑयल टैंकर्स ज्यादातर ऐसे मुल्कों में रजिस्टर्ड होते हैं जहां लॉज रिलैक्स्ड होते हैं और इस तरह कंपनी के असल मालिक की इंफॉर्मेशन छुपाना आसान होता है। अब क्योंकि ये ऑयल टैंकर्स फेक ओनर्स के नाम पर काम कर रहे होते हैं तो इन टैंकर्स के पीछे कौन सा मुल्क है उसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है और फिर ऊपर से ये टैंकर्स अपना जीपीएस भी बंद कर देते हैं जिससे ये पता करना बहुत मुश्किल होता है कि ये कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। जब ये ऑयल टैंकर्स रशियन पोर्ट से निकलते हैं तो बार बार अपना रूट बदलते हैं ताकि इन्हें कोई ट्रैक ना कर ले। फिर किसी एक फिक्स पॉइंट पर आकर ये तेल दूसरे टैंकर्स में शिफ्ट करते हैं और फिर वो टैंकर ये तेल लेकर दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में जाते हैं और इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज को शक भी नहीं होता कि ये तेल रशिया से आ रहा है। इन्हीं शैडो फ्लीट्स के जरिए रशिया बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपना तेल चाइना, इंडिया, टर्की और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचा रहा है। इसी स्ट्रेटेजी की वजह से वेस्टर्न सैंक्शंस का रशिया के एनर्जी सेक्टर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो 2024 में इन एनर्जी एक्सपोर्ट से $220 बिलियन भी कमाए। इसी तरह यूक्रेन वॉर में रशिया ने अपनी पूरी इकोनॉमी को जंगी हालात के मुताबिक ढाल लिया। इस कॉन्सेप्ट को वॉर इकोनॉमी कहा जाता है। वॉर इकोनॉमी उस वक्त बनती है जब कोई मुल्क जंग के दौरान अपनी मिलिट्री प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी से बढ़ा देता है ताकि जंग की जरूरियात को पूरा किया जा सके। यूक्रेन पर अटैक करने के बाद रशिया ने अपना डिफेंस बजट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इस बजट से हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज, मिलिट्री गाड़ियां, टैंक और गोला बारूद तैयार किए गए। 2024 तक रशिया का डिफेंस बजट $132 बिलियन तक पहुंच चुका था, which is 6% of Russia's GDP। इतना बड़ा डिफेंस बजट रशिया के लिए एक तरह का इकोनॉमिक बूस्ट बन गया। हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां बनने लगी, लोगों को रोजगार मिलने लगा। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंडस्ट्रीज में भी बूस्ट आने लगा बिकॉज हथियार बनाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने लगा कि जो चीजें रशिया पहले बाहर से इंपोर्ट करता था वो अब उसकी फैक्ट्रीज खुद बना रही थी। सैंक्शंस की वजह से उसे जिन हथियारों से हाथ धोना पड़ा था वो अब उसकी लोकल फैक्ट्रीज बना रही थी। इसका सबसे ज्यादा असर बेरोजगारी पर पड़ा। नई फैक्ट्रियां बनने की वजह से हजारों लोगों को नौकरियां मिली और 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रशिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड लो लेवल पर आ चुका था। वॉर इकोनॉमी की वजह से रूस में लाखों लोगों को रोजगार मिला। पूरे मुल्क में फैक्ट्रीज, फार्म्स और बिजनेसेस फैलने लगे ताकि बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। इसी दौरान रशियन गवर्नमेंट ने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिए, जैसा कि नई रोड्स बनाई गई, नई रेलवे लाइंस बिछाई गई, नए एयरपोर्ट्स और नए फौजी अड्डे भी बनाए गए। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से लोकल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला और उधर भी बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ग्रे एरिया था जिसे हम वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। जैसे कि कई इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि अगर आप बहुत ज्यादा मिलिट्री बजट और लोकल प्रोडक्शन पर रिलाई करो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हो जाएगी और इनोवेशन बंद हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद रूस की ये स्ट्रेटजी हैरान कुन तौर पर कामयाब रही है। इसी तरह जब वेस्टर्न कंट्रीज ने 2022 में रशिया पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई तो उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि रूस को अमेरिकन डॉलर इस्तेमाल करने से रोक दें। अब क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज्यादा डॉलर ही यूज होता है तो इससे रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन रशिया ने इन सैंक्शंस का जवाब एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी से दिया जिसे डी डॉलराइजेशन कहते हैं। डॉलर में ट्रेड करने के बजाय रूस ने दूसरी करेंसीज जैसे कि चाइनीज युआन, इंडियन रुपीज, टर्किश लिरा और यहाँ तक कि सोने जैसी कीमती धातों को यूज करना शुरू कर दिया। डॉलर से छुटकारा पाने की स्ट्रेटजी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था चीन के साथ युआन में ट्रेड करना। 2024 तक रूस और चीन के बीच तकरीबन आधा ट्रेड अमेरिकन डॉलर्स के बगैर हो रहा था। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2024 में ये ट्रेड $240 बिलियन क्रॉस कर चुका था और अब ये सारा ट्रेड युआन और रूबल्स में हो रहा था। इसी तरह डॉलर्स ना यूज करके इन दोनों मुल्कों ने वेस्टर्न सैंक्शंस को आसानी से बाईपास कर दिया। इसी तरह इंडिया भी रशिया की डी डॉलराइजेशन स्ट्रेटजी का एक अहम पार्टनर बन गया है। 2022 से पहले इंडिया और रशिया के बीच इंडियन रुपी में ट्रेड ना होने के बराबर था, मगर 2024 में इंडिया अरबों डॉलर का तेल और गैस इंडियन रुपी में रशिया से खरीद रहा था। रशिया और इंडिया ने आपस में डायरेक्ट पेमेंट चैनल सेटअप कर लिए जिसकी वजह से उन्हें वेस्टर्न बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर बिल्कुल भी रिलाय नहीं करना पड़ा। इसी तरह रूस ने गोल्ड को भी एक सेफ अल्टरनेट के तौर पर यूज करने के लिए जमा करना शुरू कर दिया और 2024 के एंड तक रशिया के पास 2400 टन गोल्ड के रिजर्व
रिजर्व्स पड़े हुए थे। इस तरह रशिया की डी-डॉलराइजेशन स्ट्रेटजी ने न सिर्फ वेस्टर्न सैंक्शंस के असरात को बहुत कम कर दिया और बल्कि बाकी मुल्कों को भी ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या वाकई डॉलर पर इतना रिलाई करना चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है ब्रिक्स की। जब रशिया ने डी-डॉलराइजेशन की कैंपेन शुरू की तो ब्रिक्स कंट्रीज ने रशिया को भरपूर सपोर्ट किया। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज शामिल हैं। ब्रिक्स असल में उन कंट्रीज का ग्रुप है जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स पर जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उसके सख्त खिलाफ हैं। ये अलायंस बना तो 2009 में था, लेकिन जब 2022 में रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस लगी तो इसने प्रैक्टिकली दिखाया कि कैसे ये वेस्टर्न सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। सैंक्शंस के दौरान इन सब कंट्रीज ने रशिया का भरपूर साथ दिया और उसके साथ खूब ट्रेड किया। सिर्फ इंडिया और चाइना ही नहीं बल्कि दूसरे ब्रिक्स कंट्रीज जैसे कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने भी रशिया के साथ अपने ट्रेड को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया। 2024 में रशिया और ब्रिक्स कंट्रीज के बीच $300 बिलियन का ट्रेड हुआ। ये इतना ज्यादा ट्रेड था कि इसने उस सारे ट्रेड को पीछे छोड़ दिया जो सैंक्शन से पहले रशिया वेस्टर्न मार्केट्स के साथ किया करता था। ब्रिक्स ने सिर्फ लोकल करेंसीज को ही यूज नहीं किया बल्कि अपने बैंकिंग सिस्टम्स और पेमेंट चैनल्स भी बनाए। ब्रिक्स के इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में से एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक या NDB। इसी बैंक से रशिया ने अरबों डॉलर के लोन्स लिए और उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर यूज किया। इसी तरह ब्रिक्स कंट्रीज अब ये भी गौर कर रहे हैं कि वो आपस के ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर की तरह एक कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस करें। अभी जैसे पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर में ट्रेड करती है, फिर वो इसी ब्रिक्स करेंसी को यूज करते हुए आपस में ट्रेड कर सकेंगी। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हमेशा के लिए बदल जाएगा और फिर वेस्टर्न सैंक्शंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जहां ब्रिक्स कंट्रीज के साथ ट्रेड और एशियन कंट्रीज को ऑयल एक्सपोर्ट ने रशियन इकोनॉमी को बहुत सहारा दिया, वहीं रशिया के अंदर भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी हो रही थी और वो थी हाई डोमेस्टिक स्पेंडिंग और लो नेशनल डेट। देखिए, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके लोग पैसा खर्चते रहें ताकि दुकानें चलती रहें, फैक्ट्रियां चलती रहें और लोगों के लिए रोजगार पैदा होते रहें। जब लोग पैसा ज्यादा खर्चेंगे तो बिजनेसेस का प्रॉफिट ज्यादा आएगा और वो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देंगे और गवर्नमेंट फिर उन टैक्स के पैसों को लोगों के वेलफेयर पर खर्च करेगी और इस तरह इकोनॉमिक साइकिल चलता रहेगा। जब रशिया पर सैंक्शंस लगी तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि आम रशियंस डर कर पैसा खर्च करना बंद कर देंगे, लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर ऐसे पैकेजेस और सब्सिडीज देना शुरू कर दी जिनसे आम लोगों को महसूस हुआ कि उनकी गवर्नमेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और सैंक्शंस वगैरह से उनकी इकोनॉमी को कुछ नहीं होने वाला। इसी का नतीजा ये हुआ कि लोग वॉर और सैंक्शंस के बावजूद बिल्कुल नॉर्मल हालात की तरह पैसा खर्चते रहे और आज रशिया का 70% GDP डोमेस्टिक स्पेंडिंग पर डिपेंडेंट है। ये स्पेंडिंग इसलिए भी पॉसिबल हुई कि रशियन गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत लो रखा हुआ था, जिसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे वॉर इकोनॉमी ने लाखों जॉब्स क्रिएट की थी। इसी तरह रशिया की इकोनॉमिक सक्सेस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था लो नेशनल डेट। अब जहाँ अमेरिका जैसे कंट्रीज का नेशनल डेट उसके GDP का 100% है, वहीं रशिया का नेशनल डेट उसके GDP का सिर्फ 17% है। अब क्योंकि रशिया का डेट इतना कम है तो उसके पास ये ऑप्शन थी कि वो मुश्किल हालात में लोन लेकर अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करे और उसने ऐसा ही किया। इस लो नेशनल डेट का एक और फायदा ये भी था कि इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस था कि रशियन गवर्नमेंट के डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ओवरऑल रशियन इकोनॉमी ने सारे ऑड्स और प्रेडिक्शंस के खिलाफ जबरदस्त रेजिलियंस शो की है। लेकिन अब कुछ उन चीजों की बात करते हैं जो रशिया के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सबसे पहले तो ये हाई डोमेस्टिक स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी वजह से रशिया फ्यूचर में स्ट्रगल कर सकता है और वो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आज रशिया का इन्फ्लेशन रेट 9.2% तक पहुंच चुका है और अगर ये इसी रेट पर ऊपर जाता रहा तो रशिया के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। इसी तरह लंबे अरसे तक वॉर इकोनॉमी पर रिलाई करना भी डेंजरस हो सकता है। गो के इस वॉर इकोनॉमी ने बहुत सी जॉब्स क्रिएट की हैं, मगर लॉन्ग रन में ये बाकी सेक्टर्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि जब सारा बजट सिर्फ हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर लगेगा तो बाकी सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, IT ये बहुत पीछे रह जाएंगी। इसी तरह सैंक्शंस की वजह से रशिया की वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेस खत्म हो गई है और हिस्टोरिकली देखा जाए तो रशिया अपनी बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट था। गो के रशियन कंपनीज ने लोकल ऑल्टरनेटिव बनाए हैं मगर टेक्नोलॉजिकली वो अभी भी वेस्टर्न प्रोडक्ट्स के लेवल के नहीं हैं। इसी तरह एक और बड़ा रिस्क ये भी है कि रशिया का करंट इकोनॉमिक मॉडल शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स की बुनियाद पर चल रहा है, जैसे यूरोप का तेल और गैस एशिया को बेचना, ऑयल एक्सपोर्ट के लिए शैडो फ्लीट्स यूज करना और एंटी वेस्ट कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करना और वॉर इकोनॉमी की हालत में रहना। लेकिन क्या ये मॉडल लंबे अरसे तक चल सकता है? ये
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अभी पुतिन के पास भी ना हो। अभी तक तो रशिया ने सबकी एक्सपेक्टेशंस और प्रेडिक्शंस को गलत साबित किया है, लेकिन ऐसे कब तक होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। इसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सैंक्शंस रशिया के खिलाफ कभी कामयाब होंगी। इतने साल रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाने के बावजूद वेस्टर्न कंट्रीज को कोई कामयाबी नहीं मिली और उसने जिस तरह अडॉप्ट किया है उससे तो साफ जाहिर है कि वेस्ट को अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करने की जरूरत है। इन सैंक्शंस ने रशिया को न सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट बनाया है बल्कि उसे उन मुल्कों के भी करीब कर दिया है जो वेस्ट के खिलाफ थे, जिसका एक एग्जांपल ब्रिक्स है। तो लग तो ऐसे रहा है जैसे वेस्ट ने रशिया पर सैंक्शंस लगाकर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर वेस्ट इसी तरह बगैर सोचे समझे रशिया के खिलाफ रिटेलिएट करता रहा तो रशिया बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर बहुत जल्द एक ऐसा मजबूत ब्लॉक बना लेगा जिसका तोड़ फिर वेस्ट के पास नहीं होगा। चाहे आप रशिया को सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन जिस तरह रशिया दुनिया के पावरफुल तरीन कंट्रीज के आगे खड़ा हुआ है और उसने अपना स्टांस मनवाया है, उससे एक बात तो जाहिर है कि अब दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है। वेस्ट का राज खत्म होने को है और अब बारी है ईस्ट की। देखते हैं आने वाले चंद सालों में हमारी बात कितनी सच साबित होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं तो उन्हें लाजमी देखें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।